Hello, 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 all toppers. A very, very warm welcome in this amazing session of physics and in this ultimate session of physics 2.2. So today in this session we are going to discuss the revised syllabus of class 11th कि भैया कौन कौन सा पोर्शन इस बार जो एग्जाम देंगे 11th क्लास का उनके लिए कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है और कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो अपन रिवाइज सिलेबस पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल इस सेशन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि यार ये इस सेशन के लिए है। पता चला कि आपने ये वीडियो कभी और देखा और आपने सोचा कि यार ये पोर्शन तो डिलीटेड है तो इसको हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पोर्शन डिलीट इसलिए किया गया क्योंकि अभी आप सबको पता है कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, उस वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है तो कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया। तो वो है आपका रिवाइज सिलेबस, उसको अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट में से किस किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। ठीक है, खूब सारे यूनिट्स हैं, उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, उनको एक यूनिट में रखा गया है और क्या पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उनको अपन पहले जूनियर क्लास में जैसे 9th और 10th क्लास में अगर उसको अपन ने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा, तो आरबीएसई ने उन पोर्शन को डिलीट कर दिया है इस बार। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11 के लिए आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, सब्जेक्ट फिजिक्स आपका सबको पता ही है, द अल्टीमेट सब्जेक्ट कोड क्लास 11 के लिए। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डिलीटेड पार्ट फॉर एग्जामिनेशन सेशन 2021 के लिए है ना, जो इस ईयर मतलब इस सेशन में एग्जाम देंगे, जिसका एग्जाम 2021 में होगा, उन बच्चों के लिए है। ठीक है, यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखो भाई, यूनिट 1 जो आपका है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है और इसमें जो चैप्टर इंक्लूड है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। अब इसमें से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्या है, देखें, फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब इसमें जो भी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स स्कोप जिसमें आपका डेफिनेशन आता है फिजिक्स का, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद में नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जो भी लॉज है जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनके जो सिग्निफिकेंस का जो है कि ये कैसे डेवलप हुए, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट डिलीट कर दिया है। हालांकि ये जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज है ये आगे चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे, और फिजिक्स का सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें कोई खास चिंता का विषय नहीं, अगर आप पढ़ भी लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो केवल और केवल इसमें से केवल और केवल फंडामेंटल फोर्सेज है ना, जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं वो इसमें रखा गया है, केवल एक सेगमेंट इसमें रखा गया है। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट है काइनामेटिक्स जो आपका यूनिट है, इसमें देखो चैप्टर 3 सीधा। ठीक है, इसका मतलब जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 2 को यहां पर अवॉइड किया गया है। चैप्टर 2 जो आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट, तो वहां से आपका कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि आरबीएसई ने अपना जो प्लानर ये रखा है, ये इस बेस पे रखा है कि जो टॉपिक्स पहले अगर जूनियर क्लास में अपन ने पढ़ लिए हैं, जैसे 9th और 10th क्लास में अगर पढ़ लिया है, तो उन पोर्शन को जनरली आपको यहां पर मिलेगा कि यार वो पोर्शन डिलीटेड है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां पर देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये सब अपन 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं इस चैप्टर के, फंडामेंटल पैरामीटर्स उनको डिलीट कर दिया गया है। फंडामेंटल पैरामीटर्स को डिलीट कर दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, कोई भी एक इवेंट हुआ, लेट अस सपोज मैंने किसी बॉल को रिलीज किया, ठीक है, बॉल को रिलीज किया और मैंने उसका ग्राफ पूछा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या होगा, या कोई एक बॉडी चल रहा है एक्सेलरेट करते हुए, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, तो जो ग्राफिकल अप्रोच है वो भी रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका देखो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। हालांकि देखो, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंस नहीं पता है तो इट इज वेरी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इस चैप्टर को आप उतना अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे।
तो हालांकि आपको ये पढ़ना है, डिलीटेड पोर्शन का मतलब इट जस्ट दैट कि यार ये पोर्शन डिलीटेड है, मतलब आप जब रिवाइज करें उस समय इन पोर्शन को छोड़ सकते हैं, जो क्वेश्चन होगा वो इन पोर्शन से नहीं आएगा। अदरवाइज मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पढ़ना, अगर उनको अपन नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो चैप्टर आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आए। ठीक है, तो जहां पर ये जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें जो कि अपन को पढ़नी ही है, उनको आपको पढ़ना है। बस दिमाग में ये रखना है कि यार जब मैं रिवाइज करूंगा, जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, तब उस समय मैं इन पोर्शंस को छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए। देन मोशन इन प्लेन में से देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपका डिलीट हो चुका है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है ये आपका लॉज ऑफ मोशन में फिर से आएगा। ठीक है, वहां पर आप 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, एक तो आप एनएलएम पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हैं फ्रिक्शन और उसके बाद आप पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वहां पर आपको ये मिल जाएगा, तो ये यहां से डिलीट कर दिया गया है। बिल्कुल लॉजिकल है भाई, देखो है ना, जो भी आपकी अथॉरिटीज इनको फाइनल करती है बिल्कुल लॉजिकल सिलेबस डिडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हटा दो, कि रिड्यूस करना है तो कुछ भी हटा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यार ये आपको आगे मिलने वाला है, क्योंकि आपको आगे मिलने वाला, तो यहां से डिलीट कर दिया। तो यहां पर आपको पैनिक नहीं करना है, मोशन इन प्लेन में से केवल एक छोटा सा टॉपिक डिलीट किया गया है। एंड देन नेक्स्ट देखो, ये आपका आ गया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। अब देखो लॉज ऑफ मोशन में जो डिलीट कर दिया गया है वो क्या है, फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये जो सारे के सारे डिलीट कर दिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जो कोर पार्ट है पूरे फिजिक्स का, जो कोर पार्ट है उसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अभी इस क्लास में आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब फिजिक्स को पढ़ेंगे, फील करेंगे, उस समय ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स में फील नहीं आएगा। ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन है ना, ये आपको रियल लाइफ से रिलेट करवाते हैं कि यार रियल लाइफ में आप जब चल रहे हो तो अचानक जैसे चलती हुई बस अगर रुकती है, चलती हुई बस है, अगर वो रुक जाती है तो आप आगे की तरफ एक जर्क आपको महसूस होता है। रुकी हुई बस पहले से जो रेस्ट में थी, अचानक वो चलती है, वो आप बैकवर्ड एक पुश मिलता है आपको। क्यों मिलता है? स्विमिंग आप क्यों कर पाते हो, आप चल कैसे पाते हो? गन आप जब फायर करते हो उस समय एक पीछे रिकॉइल क्यों होता है वो गन? ये सारे जो फिनोमेनाज हैं ये आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से सीखने को मिलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनको अपन को पढ़ना है। मोमेंटम कंजर्वेशन भी डिलीट कर दिया गया है। इट मींस देखो जो फ्रिक्शन का पार्ट है और जो सर्कुलर मोशन का पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो एज इट इज यहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलिए। देन आपका अगला चैप्टर आ गया वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में देखिए आप, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, है ना, नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व होता है। एनर्जी कंजर्वेशन का जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है। तो फिर से देखो, पावर अपन पढ़ चुके होते हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हमको थोड़ा आइडिया होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को भी हम डिराइव करते हैं 9th क्लास में। देयर इज अ स्मॉल डेरिवेशन इन 9th क्लास। तो वहां पर आपको क्या क्या देखो, जो थ्योरेटिकल पार्ट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है दैट इज डिलीटेड, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को डिलीट कर दिया गया। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी को पता होगा, W ऑल दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा K, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको डिराइव किया था अपन ने बहुत अच्छे से 9th क्लास में, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको याद होगा। चलिए, तो अभी ये डिलीटेड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये भी आपका डिलीटेड पोर्शन में है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, रिवाइज करते समय इनको नहीं पढ़ना है ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो आपका रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला है। उसके बाद यूनिट आपका आ गया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, RBD जिसको अपन बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। उस चैप्टर में से देखो, जो आपका यूनिट है उस चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो यहां पर देखो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन 2 थ्योरम सीखते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है, तो आई निकालने के लिए वहां पर 2 थ्योरम आप पढ़ोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो आपका इसमें जो थ्योरम यूज होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन दोनों थ्योरम की हेल्प से कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो वो आपका थोड़ा डिलीट कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका यूनिट आ गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका चैप्टर भी ग्रेविटेशन ही है, और यहां पर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखो केपलर्स लॉ,
बिलीव मी और नॉट, अभी अगर आप अभी ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप उस बुक को अभी खोलेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिलेगा केपलर्स लॉ एक अलग से एक्टिविटी में दे रखा है कि केपलर्स लॉ क्या क्या है। 3 लॉ थे केपलर्स के, वो वहां पर अलग से पढ़ाए जाते हैं। एक्टिविटी के पोर्शन में दे रखा होगा, इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट में दे रखा होगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसलिए देखो यहां से डिलीट कर दिया गया क्योंकि वहां पर अपन ये पढ़ते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपका जनरल लॉ है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, दैट एफ वो होता है Gm1m2 by r², Gm1m2 by r²। अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो ये जो आपका लॉ है वो हटा दिया गया है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में चेंज आता है। जैसे अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे या किसी भी प्लेनेट की सरफेस से अगर अपन ऊपर जाए या अंदर आए, तो जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, उसको बोला गया ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी होगा उसमें चेंज आता है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होता है? सरफेस पे होता है ना। कुछ बातें मैं आपको इसलिए रिलेट करवा रहा हूं क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है, तो फील आना चाहिए कि अच्छा हाँ यार ये पोर्शन रिलेट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा अटैचमेंट हो हमारा सब्जेक्ट के साथ। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अर्थ के केस में सरफेस पे होता है, ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, अंदर आओगे तो भी कम होगा। तो जो ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी है वो भी डिलीटेड पोर्शन में है, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो अपना नेक्स्ट यूनिट है उसमें चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसमें यहां पर देखो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पोइजन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको अलग अलग, जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड्स हो गए, है ना, गैसेज हो गए, इन सब की प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिकली मटेरियल हो गए। तो आप अगर बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो पहले सॉलिड की अगर बात करें, देखो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ठीक। उसके अलावा बल्क मॉड्यूलस, उसके अलावा शियर मॉड्यूलस। तो ये जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, थ्योरेटिकल कम और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये ज़्यादा है, इसमें खूब सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खूब सारे फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हटा दिए गए हैं। उसके अलावा चैप्टर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड की बात करें तो प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, ठीक है। तो फ्लूइड चैप्टर में प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम मतलब, जैसे देखिए अगर मैं बात करें फ्लूइड भर दें अगर एक कंटेनर में, तो अगर आप नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लॉजिकल है। सोचो ये इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक फ्लूइड भर दूँ तो यहाँ पर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अगर ये h हाइट का होगा तो जैसे जैसे नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अंडरस्टूड है ना। और अगर आप डेप्थ में है, नीचे से ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होगा। तो वो जो रो जी एच वाला टर्म है, रो जी एच, है ना, जो डेल्टा पी होता है, दैट इज रो जी एच, ये जो टर्म है, ठीक है, कि आप नीचे जाओगे h हाइट तो रो जी एच बढ़ जाएगा, ऊपर आओगे तो रो जी एच कम हो जाएगा। तो वो जो प्रेशर जो है लिक्विड का या फ्लूइड का, उसका जो प्रेशर वेरिएशन है दैट इज डिलीटेड। एक छोटा सा पोर्शन डिलीट किया, बाकी एज इट इज सेम चैप्टर है आपका। देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। उसके अलावा देखो, आप टेम्परेचर देंगे या हीट करेंगे किसी भी बॉडी को तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें कि हीट ट्रांसफर, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हीट ट्रांसफर होता है तो टेम्परेचर, देखो मान लो जहां पर हीट मिल रहा है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा, ठीक है। और जहां से हीट निकल रहा है वहां टेम्परेचर कम होगा। और ऐसा कब तक होता है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। अगर दो बॉडीज हैं, दो पॉइंट है, उनके बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो जो उसके मेथड्स होते हैं, हीट ट्रांसफर के जो मेथड हैं, तो वो 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहां पर देखो, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों मेथड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, डेफिनेशन वाला पार्ट है, उसको हटा दिया गया है। अब यहां पर भी इस चैप्टर में जो ये तीनों हैं, जैसे वैसे ही बिल्कुल जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा तो मैं नहीं मानता कि आपको उस चैप्टर में फील आएगा। एंड आई कैन से कि भाई पूरे फिजिक्स में भी फील आएगा, क्योंकि वहां पर आपको इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को रिलेट करना, व्हाट इज फिजिक्स, रियल लाइफ एग्जांपल को फिजिक्स से जोड़कर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वहां पर अपन को उनको अवॉइड नहीं करना है, वैसे यहां पर अपन को कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को अवॉइड नहीं करना है। कंडक्शन कहाँ होता है? सॉलिड्स में होता है। कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड्स के लिए होता है। रेडिएशन सब में होता है। तो ये जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह आपके डिलीटेड पोर्शन में है, ठीक। उसके बाद देखें यूनिट आपका
थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका चैप्टर आ गया सीधा थर्मोडायनेमिक्स ही चैप्टर है। इसमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, तो जो इसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है, मतलब जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, खूब सारे आप प्रोसीजर पढ़ोगे, ठीक है, खूब सारे प्रोसेस पढ़ोगे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, प्रोसेस पढ़ोगे, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ठीक है, तो खूब सारे प्रोसेस हैं यहां पर, आइसोकोरिक, तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से वर्क होगा, हीट होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। तीन जो टर्म मैंने बोली है ना, हीट, इंटरनल एनर्जी, है ना, और वर्क, तो अलग अलग प्रोसेस में। तो सब जब अपन सीख लेते हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या, एक तो आपके हीट इंजन्स खूब जगह होते हैं, रेल में आपने देखा होगा, ट्रेन वगैरह में इंजन्स होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इंजन वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, बेसिकली मशीन है ये, ठीक है, ये क्या करती है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, आप इसको हीट एनर्जी दो ये वर्क करेगी, आप इसको एनर्जी दो ये वर्क करेगा। जनरेटर है, ठीक है, क्या है भाई, एक तरीके का इंजन ही तो है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स, रेफ्रिजरेटर जो आपके घरों में लगे हुए होते हैं, फ्रिज, किस बेसिस पे वो काम करता है, कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, गर्म हवा को लेता है, उसको ठंडा कर देता है, तो कंप्रेसर वहां पर वर्क करता है। तो वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, इसके जो दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। ओके, एंड आपका यूनिट आ गया फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स, और उस चैप्टर है आपका 15 वेव्स। तो यहां पर स्टैंडिंग वेव्स, नॉर्मल मोड्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल मोड्स, जो नोड्स और एंटी नोड्स हैं, स्टैंडिंग वेव जो बनती है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या चीज होती है, जब भी दो प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आकर इंटरफेयर करेगी, दो वेव्स आएंगी, जैसे एक ऐसे वेव आई, एक ऐसे वेव आई, दोनों आकर जब इंटरफेयर करेगी तो एक स्टैंडिंग वेव बनती है, नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट इसमें से डिलीट किया गया है, स्टैंडिंग वेव और डॉपलर्स, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हमें इस बार जब अपन पढ़ेंगे तो हमें इनको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम में नहीं आने वाला है, हमारे पास टाइम भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लान करना पड़ेगा। तो ये सारे पोर्शन रिलेटेड है। तो देखो लास्ट चैप्टर्स जो है ना, लास्ट वाले चैप्टर्स आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस करी होगी, ये देखो, ये जो लास्ट चैप्टर है ना, इनके बारे में अपन जूनियर क्लासेस में बात नहीं करते, 9th और 10th क्लास में बात नहीं करते, थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ऑसिलेशन एंड वेव के बारे में। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रिलेट किए गए। बाकी जो आपने आगे देखे होंगे, आगे के जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चीजें हैं ना, ये अपन पढ़ चुके होते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स से हमारी जान पहचान है, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ग्राफ्स, तो वो चीज़ हटा दी। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ रखे होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम्स वगैरह पढ़ रखी होती है, ठीक। अब देखो ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल नया है, ये अपन जूनियर में नहीं पढ़ते, तो केवल और केवल एक छोटा सा टॉपिक हटाया है, पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, केवल एक छोटा सा टॉपिक हटाया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पोर्शन डिलीट किया है, दैट आई कैन से। ग्रेविटेशन में भी देखो, ग्रेविटेशन में केपलर्स और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ हटाने का रीजन ये है, इसको भी आप पहले पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स हैं वो हटाए हैं। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर से आप पहले वाकिफ नहीं है, हमारी जान पहचान उनसे इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटेड पोर्शन। तो खुश हो जाए, क्यों? क्योंकि इस बार आपको ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि देखो सिलेबस कम हो गया, मार्क्स तो अभी भी आपको 100 आउट ऑफ 100 ही लाने। एक बात मैं और बता दूं, मार्क्स तो अभी भी आपको 100 आउट ऑफ 100 ही लाने। ऐसा नहीं कि सिलेबस कम हो गया तो पढ़ाई कम करना शुरू कर दें, पढ़ाई अभी भी उतनी ही करनी है। सिलेबस कम हो गया तो इस बार आपको बहुत अच्छे से उसको पूरा डीप तक अंडरस्टैंड करते हुए पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, ये भी आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में अपन देखें रिवाइज सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2021। तो यहां पर देखो थियोरेटिकल जो पेपर होगा आपका 3.25 घंटे का है, 3 आवर और 15 मिनट्स का, और 70 मार्क का पेपर होगा। और जो प्रैक्टिकल होंगे आपके, जिसमें प्रैक्टिकल में आपके स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, कैलोरीमेट्री वगैरह के जो प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल बेसिकली 100 मार्क का है। इसमें अपन एम क्या करते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ही एम करना है। प्रैक्टिकल में भी आपको इस तरीके से फाइल वगैरह मैनेज करनी है, इस तरीके से आपको सारा काम करना है कि प्रैक्टिकल जो लेने आए, जो आप करने के लिए आ रहा है एग्जामिनर वगैरह या स्कूल में आपके हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स वो आपको दे, पूरे में से पूरे मार्क्स आपको दे। क्यों? अगर आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो ऐसा करना बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल पेपर जो होगा वो हमेशा स्कीम जो है वो स्कीम नहीं बदली है, मार्क तो अभी भी पहले भी 70 और 30 था, अभी भी 70 और 30 रहेगा। अब जो पोर्शन हमारा देखो, जो पोर्शन जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उसके अलावा, तो वो जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के जो चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन सा चैप्टर क्या क्या मार्क कैरी करता है, तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो बड़े बड़े चैप्टर्स अपन पहले करेंगे, जब भी रिवाइज करो तो बड़े बड़े चैप्टर्स पहले करने होते हैं। जैसे देखो बड़े चैप्टर का मतलब मेरा क्या है, देखो ये 13 मार्क का अकेला 9 मार्क 9 मार्क 9। तो ये चार जो चैप्टर्स हैं, जो ये चार चैप्टर्स हैं या चार जो ये यूनिट्स हैं, ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। देख पा रहे होंगे आप, यूनिट के हिसाब से आपको दे रखा है, चैप्टर्स के हिसाब से नहीं है, यूनिट्स के हिसाब से। ये जो आपका 1 2 3 4 और सबसे ज्यादा कैरी कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है, वो जो आपके चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस यूनिट के अंदर आते हैं। और ये जो बेसिक जिसको आप बहुत अच्छे से जान पहचान है आपकी काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन प्लेन, वो सब आपका क्या है, 9 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें वेक्टर भी इंक्लूडेड है, लॉज ऑफ मोशन 5 मार्क का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये जो 4 यूनिट्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो शॉर्ट आंसर टाइप जो होते हैं, है ना, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और मीडियम आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, उनको तो लगभग सब बच्चे लर्न कर लेते हैं और इजी होता है वो लर्न करना, और मतलब लेजीनेस भी नहीं आता। मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो प्रो बच्चा है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको तो सब पढ़ना है, वो सब पढ़ के जाता है। हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 100 तक, सब अलग, सारे बच्चों की बात अगर अपन करें तो बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एक जनरल ऐसा रहता है कि बच्चे अवॉइड करते हैं कि यार मैं तो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन लर्न करके चला जाता हूँ, बड़े क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। बस इसका मार्किंग स्कीम बताने का मतलब ये है कि यार इन चैप्टर्स को आपको पहले कंप्लीट कर लेना जब भी आप रिवाइज करो, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि अगर उसका मार्किंग ही अगर 4 और 5 मार्क्स का है तो बड़ा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता वहाँ से, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम आपको हेल्प करती है कि आपकी स्टडी प्लानर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से, किस चैप्टर में से आपको बड़े क्वेश्चंस लर्न करने, कहाँ से आपको डेरिवेशंस देखने, न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आ सकता है। तो ये इसके लिए आपकी मार्किंग स्कीम है, और ये टोटल मिला के 70 मार्क का आपका पेपर होगा थ्योरेटिकल। एम क्या करना है, 70 आउट ऑफ 70 लाइन, इस तरीके की आपको मेहनत करनी है, ठीक है। क्यों, इस बार तो पोर्शन भी रिलेटेड है, कम पढ़ना है, ठीक, गुड। अब देखो जो जो आपका सिलेबस बच गया है, चैप्टर में क्या क्या बच गया है, तो हालांकि हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यार जो चैप्टर में पहले था और रिलेटेड पोर्शन को अगर हटा दें तो बाकी सब बचा हुआ है। फिर भी उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने पैनल पे आपको लिखा है, पहला जो चैप्टर है इसमें देखो केवल और केवल एक टॉपिक बचा है, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। चैप्टर 2 में से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से तो कुछ डिलीट हुआ ही नहीं था, इसमें तो डिलीट हुआ ही नहीं था, एज इट इज सब कुछ। नीड्स फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास और टाइम क्या होते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या है, ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, व्हाट आर द यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज आपका वहां पर एज इट इज रहेगा, ठीक। चलिए उसके बाद काइनेमेटिक्स में देखो भाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो जो आपके डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हट गया था, है ना, ग्राफिकल अप्रोच। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब एक अपन कंसेप्ट बनेगा यहाँ पर, जैसे आपका एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। तो होता क्या है, थोड़ा सा लॉजिक बताऊं मैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। बाय द डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट कि भाई डिस्प्लेसमेंट को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा, देखो dx by dt, डेफिनेशन क्या होता है वेलोसिटी का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ए क्या होगा आपका, dv by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वी ऑल नो। तो ये डिफरेंशिएशन का जो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन है कि डिफरेंशिएट करने से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जाएगा, और इंटीग्रेट करोगे तो ये उल्टा
मतलब अगर आप एक्सेलेरेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा, v को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा। तो उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो ये टूल है, मैथमेटिकल टूल, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कंसेप्ट आ गए आपके। उसके बाद में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जो मोशन इक्वेशंस हैं वो अभी भी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट। यूनिफॉर्मली मोशन में जो ग्राफ्स बनेंगे आपके, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि भैया एक्सेलरेशन उस समय जीरो है, तो नॉर्मली जैसे आपका बॉडी चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके जो ग्राफ्स हैं वो जो नॉर्मल होते हैं वो आपके अभी भी हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो एज इट इज यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। केवल और केवल जो इनके जो डेफिनेशन पार्ट है, जो फंडामेंटल पैरामीटर्स के, वो डिलीटेड थे। मोशन इन प्लेन में ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ था, तो एज इट इज देखो वेक्टर पूरा का पूरा ऐसा कैसा है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। केवल और केवल इसमें से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिलीट हुआ था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये डिलीट हुआ था, बाकी एज इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन आपका पूरा का पूरा ऐसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन एज इट इज है। और उसके बाद वेक्टर भी आप इसी चैप्टर में पढ़ते हो, और बेसिक मैथमेटिक्स के जो आपके टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो मैथमेटिकल टूल है वो भी यहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह आपका बेस बहुत अच्छा करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेस बहुत अच्छा करता है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में से जब लॉज वगैरह सब हट गए, अब देखो क्या बचा है, इक्विलिब्रियम बचा है। इक्विलिब्रियम कि बॉडीज कब इक्विलिब्रियम में रहेगी, जब एफ नेट जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट बॉडी पर क्या हो, जीरो हो। उसके बाद में देखो फ्रिक्शन एज इट इज आपका है, और मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन देखो इसमें से तो डिलीट हो गया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन यहां पर देखो एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो जब आप यहां पर पढ़ेंगे तो आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो ये आपका चैप्टर, तो केवल और केवल बेसिक बातें जो लॉज ऑफ मोशन है उन्हीं को हटा दिया गया, लेकिन उनको भी आपको पढ़ना है। वर्क एनर्जी थ्योरम में से, वर्क एनर्जी पावर में से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग किस तरीके से बिहेव करती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन से हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज यहाँ पर एक टर्म है, कंजर्वेटिव नाम से ही पता चल रहा है, वो फोर्सेज जिनके लगने से सिस्टम की एनर्जी में लॉस नहीं होता, सिस्टम की एनर्जी में लॉस नहीं होता। जैसे सिस्टम के पास एनर्जी था 100, तो अगर फोर्सेज आ रहे हैं तो टोटल एनर्जी 100 रहना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, वो फोर्सेज होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जैसे क्या क्या एग्जांपल आएंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स आएगा आपका, कंजर्वेटिव है। उसके बाद में आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वाला, वो कंजर्वेटिव है ना। स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव आएगा। तो ये दो फोर्सेज जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसके अलावा भी इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। तो 11th क्लास में ये दो फोर्सेज आपके काम आते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। उसके बाद में मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है, और इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, ये जो कोलिजन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये भी आपका आएगा। देखो इस सर्कुलर मोशन में आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल आएगा, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल आएगा। जैसे जो गाड़ी टर्न कर रही है रोड पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल में टर्न कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न करती है, ठीक है। जो मौत का कुआं आपने मेले में देखा होगा, मौत के कुएं में भी गाड़ियाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल में टर्न कर रही होती हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, रोड अगर बैंक है तो हॉरिजॉन्टल में टर्न कर रही होंगी गाड़ियाँ वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो इसमें है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब, जब आपने किसी मान लीजिए पतंग लूटने के लिए अपने एक वो धागे से पत्थर बांध के एक हथियार बनाया होता है, ब्रह्मास्त्र, उसको घुमा के पतंग पे मारते थे और वो पतंग अपन लूटते थे, ऐसा सबने किया होगा योग। तो वही चीज़ अगर आप इस तरीके से उसको इस तरीके से घुमाएं, योयो एक ऐसा प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, योयो को अगर आप इस तरीके से घुमाएं, ठीक है, तो वो सब ये जो है वर्टिकल सेंस में अगर आपका रोटेशन हो रहा है तो ये होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वो आएगा वर्क एनर्जी पावर में। तो ये वर्क एनर्जी पावर उस सर्कुलर मोशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो पोर्शन अभी तक आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका कोलिजन, ठीक है, दो बॉडीज आकर टकराई तो अलग अलग टाइप्स की कोलिजन होती हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये 3 तरीके की कोलिजन आपको पढ़नी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी भी आपका इसमें रहेगा, ठीक। और जो डेफिनेशन पार्ट थे इनके वो रिमूव कर दिए गए थे। जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, W इज इक्वल टू डेल्टा के, व्हाट इज पावर, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स डेफिनेशन हैं, तो वो आपका डिलीटेड पोर्शन में है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हो तो अगर आपको वो पार्ट्स नहीं पता, जैसे मान लो आपको पावर का डेफिनेशन ही नहीं पता, व्हाट इज एनर्जी यही नहीं पता, तो आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह नहीं लगा सकते। जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एनर्जी कंजर्व करवानी पड़ेगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक पार्ट है वो तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके पास इतना कोई बर्डन भी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम वगैरह है, आपके पास खूब सफिशिएंट टाइम होता है,
तो गिव टाइम टू ऑल दीज टॉपिक्स जो डिलीटेड पोर्शन में हैं, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मैं फिर से बता देता हूं कि डिलीटेड पोर्शन का मतलब केवल और केवल ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो, उनके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन छोड़ सकते हो, दैट इज इट। ठीक है, चलिए देन आपका आ गया इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन कोलिजन आपका अभी भी है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें से मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा इसको हमने कभी डील नहीं किया होता है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास और जो रोटेशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जो बॉडीज रोटेट करती है, तो ये हम पहले जूनियर क्लासेस में कभी डील नहीं करते। तो केवल एक टॉपिक इसमें से रिलेटेड था, बाकी एज इट इज पूरा चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आता है, फील आता है। तो यहां पर केवल और केवल पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल और ये ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये हटा दी गई है, ये हटा दी गई है। केवल और केवल पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हटा दी गई है, बाकी एज इट इज पूरा चैप्टर है। ग्रेविटेशन में से केपलर्स लॉ वगैरह हटा दिए गए थे, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हटा दिया गया था कि ऊपर जाएंगे हाइट पे तो ग्रेविटी क्या होगा, अंदर आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। अच्छा, ये चीज अभी भी नहीं हटाई है, केवल और केवल उन्होंने जो पोर्शन डिलीट किया है, मतलब रोटेशन इफेक्ट की वजह से जो एक ग्रेविटी में चेंज आता है शायद वो डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर डेप्थ और वगैरह वाला तो अभी भी है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन मतलब आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होती है, कम होती है, अंदर आएंगे तो ग्रेविटी कम होती है, तो दैट इज स्टिल एयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी किससे एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आप अगर एक बॉडी को एक ऐसा वेलोसिटी दे दें वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो लेट अस सपोज अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं, अर्थ के लिए, तो अगर अर्थ के ऊपर से अगर जैसे आप हैं, लेट अस सपोज, हाँ आप जो वीडियो देख रहा है अभी इस समय, आप अगर जैसे मान लीजिए आपका फोन आपके हाथ में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके हाथ में, अगर उस ऑब्जेक्ट को आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी दे दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एस्केप कर जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होता है अर्थ के लिए, अर्थ पे इतना देना है, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग है। अर्थ पे अगर आप इतना देते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर पर सेकेंड है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। जो आपके प्लेन्स वगैरह जो आप भेजते हो, जैसे इसरो है हमारा, जहाँ पर आपके सारे मतलब जो भी प्लेन्स वगैरह हैं वो आप पर भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो वो सब इन बातों का ध्यान रखते हैं कि मिनिमम ये वेलोसिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी नहीं होगी तो जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, वो जाएगी नहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, वो घूम के अर्थ पे ही गिर जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह भी, देखो ये सैटेलाइट्स, खूब सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं आपको, है ना, अलग अलग ज्योग्राफी की जानकारी देते हैं, है ना, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट होते हैं। तो वो सैटेलाइट्स हमारे को लॉन्च करने होते हैं ताकि हमारे को इंफॉर्मेशंस आती रहे कि कब स्टॉर्म आ जाएगा, कब वॉल्केनो आने के आसार हैं, है ना। तो ये सारे सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या हो सकता है, तो ये पोर्शन बहुत अच्छा चैप्टर है ये। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में देखें, जैसे कि मैंने बताया था केवल और केवल न्यूमेरिकल जैसे फॉर्मूला बेस्ड कुछ टॉपिक्स थे वो हटे थे। अब जो मेन पार्ट है जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और हुक्स लॉ और यंग्स मॉडुलस, ये तीनों अभी भी हैं। तो इनसे पहले जो डेफिनेशन पार्ट होती है, जैसे जब आप इसको पढ़ोगे हुक्स लॉ को, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जब आप स्ट्रेन पढ़ोगे तो आपको शेयर स्ट्रेन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जब आप पढ़ेंगे तो सारा चैप्टर कवर अपना आप हो जाता है। बट जो इम्प्लीमेंटेशन जो एग्जाम में आएगा वो इन्हीं में से आएगा, मीन्स उनके डेफिनेशंस वगैरह जो हैं, उनके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें केवल और केवल प्रेशर वेरिएशन आपका हटा है, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, है ना। नीचे आओगे तो रो जी एच बढ़ जाएगा, ऊपर जाओगे तो रो जी एच कम हो जाएगा, दैट इज रिलेटेड। बाकी एज इट इज है, ओनली एंड ओनली प्रेशर वेरिएशन, केवल एक ये छोटा सा टॉपिक हटाए। ठीक, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से सब कुछ आने वाला है। थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैसेज, एनालॉमस एक्सपांशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपीसीवी के बारे में आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, लेटेंट हीट, है ना,
स्टीफन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो हटा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है वो पोर्शन डिलीट हुआ है। क्लियर? तो ये आपका इस बार पोर्शन में है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ, जो लॉज हैं आपके, है ना, जीरोथ लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ, है ना, और एक सेकंड लॉ भी होता है, तो सेकंड लॉ भी अभी आपका है, इसमें है सेकंड लॉ भी है, डिलीटेड नहीं है। तो तीनों लॉज हैं वो अभी भी आपके लिए हैं। तो लॉज को और अच्छे से आपको पकड़ अगर मजबूत करनी है तो जब आप पढ़ोगे तो खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मुझे इंटरनल एनर्जी भी पढ़ना पड़ेगा, वर्क भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और हीट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसकी बात करेंगे, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस या सेकंड लॉ की बात करेंगे और फर्स्ट लॉ की खास करके बात करेंगे, तो फर्स्ट लॉ तो खुद ही ये है, जो हीट गिवन dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, हीट वो है जो इंटरनल एनर्जी और वर्क में जाता है। तो आपको जो बेसिक बातें पढ़नी पड़ेगी, बहुत शानदार और इजी चैप्टर है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसमें आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आप गैस की एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज वैसा का वैसा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एज इट इज आपका इस बार रहने वाला है। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स में से इसमें आपके दो चैप्टर्स हैं, एक तो आपका ऑसिलेशन है और एक वेव्स है। ऑसिलेशन में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, और वेव्स में से ओनली एंड ओनली डॉपलर्स और स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ये जो आपका यूनिट है इसके दो चैप्टर और इस यूनिट के दो चैप्टर ये आप जूनियर क्लासेज में नहीं पढ़ते। एज आई सेड, यहां से बहुत छोटा डिलीट, फिर से बता देता हूं मैं आपको, देखो इसमें से कुछ डिलीट हुआ ही नहीं, इसमें से केवल और केवल डॉपलर्स इफेक्ट डिलीट हुआ और स्टैंडिंग वेव डिलीट हुआ, उसके अलावा सब कुछ एज इट इज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो गैसेज का बिहेवियर, उसका एनर्जी क्या होगा, है ना, उसका स्पीड क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल किस स्पीड से चलते हैं, वो एज इट इज आपका यहीं पे है। और थर्मोडायनामिक्स में से भी जो आपका पोर्शन हटाया है वो भी बहुत स्मॉल पोर्शन हटाया गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारा पैनल के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपके पास ये मौजूद रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें जहां पर आपको लग रहा हो, स्क्रीनशॉट लेके आपको जब भी रिवीजन करें, जब भी पढ़ें, तो ये फाइल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यार ये पोर्शन मेरे को नहीं पढ़ना है, और अकॉर्डिंग टू दिस रिवाइज सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। और जो टॉपिक्स आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वहाँ पर कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक बातें हैं वो तो अपन पढ़ते हुए ही चलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि बेसिक्स को साथ लेते हुए हमारे को जो इसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं उनको हमारे को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। डिलीटेड का मतलब ये नहीं कि आपने उसको छुआ ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि क्या पोर्शन डिलीटेड है, क्या मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम के लिए मैंने आपको बात बता दी है कि आपको वो स्टडी प्लानर देता है कि यार मेरे को किस तरीके से प्लान करना है मेरी स्टडीज़ को, कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, कौन से यूनिट्स में ज़्यादा मार्क कैरी हो रहे हैं, तो इससे यानी यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से कर लूँ। छोटे जो यूनिट्स हैं जिनके मार्क्स कम है, वहाँ से आप शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर लर्न करें, समझें। तो ये है मार्किंग स्कीम का मतलब। एंड दिस रिवाइज सिलेबस डिस्कशन इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो 2021 में एग्जाम देंगे, क्योंकि ये स्कीम इसलिए लाई गई क्योंकि आपका जो डिलीटेड पोर्शन किया गया, दिस इज ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो सभी को ऑल द बेस्ट। अपने माइंड को इस तरीके से सेटअप करो कि इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, क्योंकि इस बार पोर्शन कम है, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो सी यू सून, टिल देन, बाय बाय।